नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर गौर कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे सोर्स मटेरियल कहती है कि ये लोगों के पैसे को काम पर लगा सकती है। हाँ, और दावा तो ये भी है कि हर हफ्ते 3 से 10% रिटर्न का लक्ष्य। 3 से 10%। हर हफ्ते। ये तो काफी काफी बड़ा क्लेम है। बिल्कुल, और यही आंकड़े ध्यान खींचते हैं। और इसी से हम आज के विषय पर आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इसे 2025 के माहौल में भी एक कारगर स्ट्रैटेजी की तरह पेश करती है। ये असल में एक गाइड है। गाइड? हाँ, जो कहती है कि बिगिनर्स से लेकर अनुभवी ट्रेडर्स तक सबके लिए पूरी प्रोसेस समझाएगी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आज का हमारा मकसद है इस गाइड के दावों और तरीकों को समझना। ये स्विंग ट्रेडिंग आखिर है क्या भला? ये कैसे काम करती है, क्या टूल्स चाहिए और ट्रेडर्स कैसे छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसा इस गाइड में बताया है। हाँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की असल परिभाषा क्या है इस स्रोत के हिसाब से? तो देखिए, स्रोत इसे कहता है एक छोटी से मीडियम टर्म की ट्रेडिंग स्टाइल। छोटे से मीडियम टर्म मतलब आप स्टॉक को कुछ दिनों से लेकर मान लीजिए कुछ हफ्तों तक अपने पास रखते हैं। अच्छा। तो आप वो जो रोजाना खरीद बिक्री का तनाव होता है ना, हाँ, इंट्राडे वाला, हाँ। उससे बच जाते हैं। लेकिन सालों तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है। तो ये डे ट्रेडिंग की भागदौड़ और लॉन्ग टर्म निवेश के धैर्य के बीच का रास्ता हुआ एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कीमत के स्विंग्स को पकड़ना। स्विंग्स मतलब उतार चढ़ाव। हाँ, वो जो लहरें बनती हैं चार्ट पर। खास तौर पर जब स्टॉक गिरकर संभलता है और ऊपर जाने लगता है, या बढ़त के बाद थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर उठता है, उस चाल को पकड़ने की कोशिश। गाइड में शायद टाटा मोटर्स का उदाहरण भी था। हाँ, दिया है इनका लक्ष्य। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में इसे करने के लिए क्या चाहिए? किन चीजों पर नजर रखनी होती है? बिल्कुल, और यहीं पर रणनीति के वो टेक्निकल पहलू आते हैं। स्रोत कुछ खास टाइम फ्रेम्स और टूल्स यानी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर देता है। अच्छा, क्या है वो? दिलचस्प बात यह है कि ये एंट्री मतलब ट्रेड में घुसने के मौके ढूंढने के लिए 1 घंटे या 4 घंटे जैसे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट देखने को कहता है। 1 घंटा, 4 घंटा? लेकिन स्विंग ट्रेडिंग तो कुछ दिनों या हफ्तों की होती है ना? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं? सही सवाल है। यहीं पर स्रोत एक और परत जोड़ता है। वो कहता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री सिग्नल देखो, ठीक है? हाँ। लेकिन पुष्टि यानी कंफर्मेशन के लिए डेली चार्ट मतलब रोजाना वाले चार्ट पर नजर डालो। अच्छा, डेली चार्ट पर क्यों? इससे ये पता चलता है कि क्या ये छोटा मूव बड़े ट्रेंड की दिशा में ही है या उसके खिलाफ जा रहा है। मतलब बड़ी पिक्चर को नजरअंदाज नहीं करना है। समझ गया। तो छोटे टाइम फ्रेम एंट्री की बारीकी के लिए और डेली टाइम फ्रेम दिशा की पुष्टि के लिए। इंटरेस्टिंग। और कौन से खास इंडिकेटर्स या टूल्स का जिक्र है? स्रोत कुछ स्टैंडर्ड लेकिन जरूरी चीजें बताता है। देखिए, एक अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे ट्रेडिंग व्यू या ज़ीरोधा, वो तो बेसिक है। हाँ, वो तो चाहिए ही। फिर कुछ इंडिकेटर्स। पहला है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA, हाँ सुना है। स्रोत खास तौर पर 20, 50 और 200 पीरियड EMA की बात करता है। इसमें भी 50 EMA ट्रेंड पहचानने के लिए खास है। EMA मतलब वो औसत भाव बताने वाली लाइन जो हाल की कीमतों को ज्यादा वजन देती है, राइट? बिल्कुल वही। इसके अलावा वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम यानी कितनी खरीद बिक्री हो रही है? हाँ, वो देखना बहुत जरूरी है। और फिर मोमेंटम मतलब चाल की तेजी नापने के लिए RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI पीरियड कौन सा? आमतौर पर 14 पीरियड का RSI। ठीक है, EMA, वॉल्यूम, RSI और एक और टूल का नाम था शायद ATR। उसका क्या काम है? हाँ, ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज। स्रोत इसका सुझाव देता है स्टॉप लॉस और टारगेट की योजना बनाने के लिए। स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए कैसे? ATR ये बताता है कि स्टॉक औसतन कितना ऊपर नीचे होता है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है। इस जानकारी से आप ये तय कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ताकि बाजार के सामान्य शोर शराबे में वो हिट न हो जाए। अच्छा, मतलब ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस ना लग जाए। एग्जैक्टली। और टारगेट कितना यथार्थवादी रखना है, ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि स्टॉक की नॉर्मल चाल कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम फ्रेम है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और EMA, RSI, वॉल्यूम, ATR जैसे इंडिकेटर्स हैं। अब असली चीज पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बनता कैसे है? मतलब पहला कदम क्या है? सबसे पहला और मैं कहूंगी सबसे बुनियादी कदम है ट्रेंड की पहचान। आपको पता होना चाहिए कि बाजार किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जैसा कहते हैं। बिल्कुल।
स्रोत इसके लिए 50 EMA को इस्तेमाल करने की सलाह देता है। नियम सीधा सा है। क्या नियम है? अगर स्टॉक की कीमत लगातार 50 EMA लाइन की ऊपर बनी हुई है तो इसे अप ट्रेंड यानी ऊपर जाने की प्रवृत्ति माना जाता है। अगर कीमत 50 EMA के नीचे है तो डाउन ट्रेंड। सिंपल। तो सबसे पहले ये तय करो कि हवा किस रुख बह रही है। ठीक है, मान लिया कि हमने अप ट्रेंड पहचान लिया, स्टॉक 50 EMA के ऊपर है। अब क्या, तुरंत खरीद लें? नहीं, यहीं पर स्रोत कहता है धैर्य रखो। अगला कदम है पुल बैक का इंतजार करना। पुल बैक मतलब? देखिए, अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि कीमत सीधी रेखा में ऊपर जाएगी। वो जिगजैग करती है, बीच बीच में थोड़ा नीचे आती है, सांस लेती है। रणनीति यह है कि कीमत के वापस 50 EMA के करीब आने का इंतजार किया जाए। अच्छा, यानी बढ़ते हुए ट्रेंड में जब कीमत थोड़ी सस्ती मिले या सपोर्ट के पास आए तब एंट्री का सोचना है। हाँ, बिल्कुल। ये पुल बैक EMA तक ही आना चाहिए या उसे तोड़ भी सकता है। स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक आदर्श स्थिति ये है कि कीमत EMA के पास आए, उसे छुए या हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, लेकिन उसके नीचे मजबूती से बंद न हो, कैंडल की क्लोजिंग EMA के ऊपर हो। ये वो एंट्री जोन है जहां खरीदारी का मौका बन सकता है। ये दिखाता है कि ट्रेंड अभी भी बरकरार है, बस खरीदार दोबारा ताकत जुटा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड देखा, पुलबैक का इंतजार किया EMA तक। अब क्या कोई कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ये पुलबैक शायद खत्म हो रहा है और कीमत फिर ऊपर जाने को तैयार है? हाँ, बिल्कुल चाहिए। और यहीं पर RSI और वॉल्यूम का रोल आता है। तीसरा कदम है RSI कंफर्मेशन। RSI कैसे कंफर्म करेगा? स्रोत कहता है कि जब कीमत EMA के पास हो और RSI, जो शायद पुलबैक में 40-60 की रेंज से नीचे चला गया हो, वो वापस ऊपर की तरफ मुड़ने लगे। अच्छा। या 60 के पार जाए तो ये बढ़ते हुए मोमेंटम का संकेत है। ये दिखाता है कि स्टॉक में फिर से तेजी आ रही है, बायर्स वापस आ रहे हैं। मोमेंटम लौट रहा है। ओके। और वॉल्यूम, उसका क्या महत्व है इस जगह पर? वॉल्यूम, ये चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। क्यों? एंट्री तभी लेनी चाहिए जब पुल बैक के बाद ऊपर की तरफ कैंडल बने और साथ में वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री की मात्रा भी बढ़े। वॉल्यूम स्पाइक? हाँ, वॉल्यूम में उछाल। बढ़ा हुआ वॉल्यूम इस बात की पुष्टि करता है कि इस मूव के पीछे सच में खरीदारों का जोर है, ये कोई झूठा सिग्नल नहीं है। मतलब ये दिखाता कि बड़े खिलाड़ी भी शायद इस लेवल पे रुचि ले रहे हैं। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तो पूरी तस्वीर ये बनती है, अप ट्रेंड 50 EMA के ऊपर, प्लस कीमत का EMA तक पुल बैक, प्लस RSI का 40-60 से ऊपर जाना, प्लस वॉल्यूम में बढ़ोतरी। जब ये सब एक साथ दिखे तब एंट्री लेने की बात है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। अब आता है पांचवा कदम, असल में ट्रेड लेना। यानी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। हाँ, एंट्री आप तब ले सकते हैं जब कीमत EMA से उछलकर ऊपर जाने वाली कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनाए या कोई स्पष्ट ब्रेकआउट कैंडल बने। और सबसे जरूरी चीज, नुकसान से बचाओ। हाँ, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वो ATR वाली बात यहाँ काम आएगी। हाँ। ATR से अंदाजा ले सकते हैं। स्रोत की सलाह है कि स्टॉप लॉस हाल के स्विंग लो यानी जहां से कीमत ने पिछला निचला मोड़ लिया था उसके ठीक नीचे लगाया जाए। स्विंग लो के नीचे? हाँ, ये आपका सेफ्टी नेट है। अगर आपकी उम्मीद के उलट ट्रेड चला गया तो ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ठीक है। और मुनाफे का लक्ष्य यानी टारगेट, क्या कोई खास नियम है इसके लिए? हाँ, और ये नियम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कम से कम 1.2 के रिस्क रिवॉर्ड अनुपात का सुझाव देता है। 1.2 रिस्क रिवॉर्ड, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आपने स्टॉक 200 रुपए पर खरीदा। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस 194 रुपए पर है। तो आपका जोखिम यानी रिस्क कितना हुआ? 6 रुपए प्रति शेयर। 6 रुपए का रिस्क। अब 1.2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि आपका टारगेट कम से कम 12 रुपए के मुनाफे का होना चाहिए, मतलब 6 का 2 गुना। अच्छा, तो टारगेट प्राइस कम से कम 212, 200 प्लस 12। बिल्कुल। आप जितना जोखिम ले रहे हैं उससे कम से कम 2 गुना कमाने का लक्ष्य रख रहे हैं। आप चाहें तो 1.3 या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं अगर चार्ट इजाजत दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मान लीजिए 50% ट्रेड भी गलत जाते हैं तब भी आप शायद मुनाफे में रह सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस नियम के पीछे का गणित और मनोविज्ञान है।
स्रोत यही कहता है कि अगर आप 1.2 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो आपको हर ट्रेड सही होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप 5 में से 3 ट्रेड भी सही कर लेते हैं या यूं कहें कि आपकी एक्यूरेसी 50-60% भी है तो भी आप अच्छे मुनाफे में रहेंगे। तो ये ट्रेडिंग को संभाव्यता का खेल बनाता है, न कि भविष्यवाणी का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये तो हुई पूरी तकनीकी रणनीति, काफी डिटेल्ड है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी है और 20% स्ट्रैटेजी। क्या स्रोत इस पे भी कुछ कहता है, दिमाग के खेल पर? हाँ, और काफी जोर देकर कहता है। स्रोत का मानना है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अच्छी रणनीति जानने के बावजूद पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उनका मनोविज्ञान, उनकी साइकोलॉजी और अनुशासन कमजोर होता है। डर और लालच? हाँ, डर और लालच हावी हो जाते हैं, प्लान फॉलो नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए क्या नियम या सलाह दी गई है? स्रोत कुछ कड़े लेकिन बहुत जरूरी नियम बताता है। नियम नंबर 1, कभी भी अपनी सारी ट्रेडिंग पूंजी एक ही ट्रेड में मत लगाओ। अरे हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। वही बात, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी जरूरी है। ये तो समझ आता है। और दूसरा नियम, जो शायद सबसे ज्यादा अनुशासन मांगता है, वो है किसी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी के 2% से ज्यादा का जोखिम कभी मत लो। सिर्फ 2%? ये तो बहुत कम लगता है। सुनने में कम लग सकता है, लेकिन ये नियम आपको बचाता है। ये आपको लगातार कई गलत ट्रेड होने पर भी बाजार में टिके रहने में मदद करता है। कैसे? सोचिए, अगर 1 लाख रुपए की पूंजी है तो एक ट्रेड में 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज तय करनी होगी। अच्छा, पोजीशन साइजिंग। हाँ, ये आपको बड़े झटकों से बचाता है और भावनात्मक दबाव कम करता है। आप पैनिक में फैसले नहीं लेते। 2% नियम, ये वाकई अनुशासन की परीक्षा लेता होगा। और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम है नुकसान को स्वीकार करना सीखना। स्टॉप लॉस हिट होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये आपकी व्यक्तिगत हार नहीं है। लेकिन नुकसान लेना किसे पसंद है? किसी को नहीं। लेकिन स्रोत कहता है कि इसे बिजनेस के खर्चे की तरह देखो। अगर आप नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकते और स्टॉप लॉस हटा देते हैं या उसे और नीचे कर देते हैं इस उम्मीद में कि भाव वापस आएगा, हाँ, ऐसा करते हैं लोग, तो आप बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा नुकसान लेना हमेशा बेहतर है एक बड़े नुकसान से। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि रणनीति जानना काफी नहीं है, उसे अनुशासन और सही मानसिकता के साथ लागू करना असली चुनौती है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार स्विंग ट्रेडिंग धैर्य और अनुशासन का खेल है। मौके का इंतजार करना, सही सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना और जोखिम को सख्ती से मैनेज करना, यही सफलता की कुंजी है, न कि हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना। चलिए सब थ्योर को एक असली उदाहरण से जोड़ते हैं। स्रोत में HDFC बैंक के चार्ट का जिक्र था, शायद वो कैसे फिट बैठता है इस सेटअप में? हाँ, HDFC बैंक का उदाहरण दिया गया है ये दिखाने के लिए कि ये सब चीजें चार्ट पर कैसे दिखती हैं। क्या था उसमें? उस उदाहरण में कीमत 50 EMA के ऊपर थी, मतलब अप ट्रेंड कंफर्म था। फिर कीमत नीचे आई और 50 EMA के पास आके रुकी, यानी पुल बैक हुआ। ठीक है, ट्रेंड और पुल बैक, और वहां कंफर्मेशन कैसे मिले? RSI और वॉल्यूम का क्या हुआ? ठीक उसी समय, जैसा स्रोत बताता है, RSI 40-60 के लेवल के ऊपर गया, जो मोमेंटम लौटने का संकेत था। और साथ ही जब कीमत ने EMA से ऊपर जाना शुरू किया तो वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई। तो वो सारे संकेत, ट्रेंड, पुल बैक, RSI, वॉल्यूम एक साथ आए। सारे बॉक्स टिक हो गए। तो ट्रेड कैसा बना? एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या थे स्रोत के उदाहरण में? स्रोत के मुताबिक एंट्री बनी 1530 रुपए पर, स्टॉप लॉस हाल के स्विंग लो 1500 रुपए पर रखा गया, यानी 30 रुपए का रिस्क प्रति शेयर। हाँ, और टारगेट 1.2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो 60 रुपए का रिवॉर्ड, टारगेट 1590। बिल्कुल, 1590 रुपए पर टारगेट सेट किया गया। स्रोत इसे क्लासिक टेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेड सेटअप बताता है। और स्रोत का दावा है कि ऐसे मौके अक्सर मिलते हैं, ये कोई दुर्लभ घटना नहीं है। स्रोत का यही कहना है कि अगर आप जानते हैं कि क्या देखना है और आप में धैर्य है तो इस तरह के सेटअप नियमित रूप से बनते हैं। बस चार्ट्स को लगातार देखना और विश्लेषण करना होता है, अनुशासन रखना होता है। कोई भी रणनीति अचूक नहीं होती है ना, स्टॉप लॉस भी हिट होते होंगे। क्या स्रोत उन आम गलतियों के बारे में भी बताता है जो ट्रेडर्स करते हैं और जिनसे बचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। गलतियां जानना भी उतना ही जरूरी है जितना रणनीति जानना। स्रोत कुछ आम गलतियों की लिस्ट देता है। जैसे कि? पहला,
बिना किसी योजना या सेटअप के कूद पड़ना। बस लगा के ऊपर जाएगा तो खरीद लिया या नीचे जाएगा तो बेच दिया, कोई लॉजिक नहीं। सिर्फ खबरों या टिप्स के आधार पर ट्रेड करना, बिना चार्ट देखे। मुनाफे को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल न करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो क्या होता है? मतलब जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाता है, मुनाफे में आता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते जाते हैं। इससे अगर बाजार पलटता भी है तो आप कुछ मुनाफा लेकर निकलते हैं या कम से कम नुकसान नहीं उठाते। अच्छा, प्रॉफिट लॉक करने के लिए। समझ गया। और कोई गलती? हाँ, एक और बहुत आम गलती, बहुत कम वॉल्यूम वाले यानी इललिक्विड स्टॉक में ट्रेड करना। जिनमें खरीदार बेचने वाले आसानी से नहीं मिलते। हाँ, ऐसे स्टॉक में क्या होता है, आप खरीदना चाहें तो ऊंचे भाव पर मिलता है, बेचना चाहें तो नीचे, और कीमतें अचानक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसे स्लिपेज कहते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी सही जगह पर ट्रिगर नहीं हो पाता कई बार। तो इससे बचना चाहिए। और अगर इन गलतियों से बचा जाए तो स्रोत के मुताबिक स्विंग ट्रेडिंग से क्या उम्मीद की जा सकती है? स्रोत का मानना है कि अगर अनुशासन रखा जाए और इन गलतियों से बचा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग आय का एक स्थिर स्रोत बन सकती है। स्थिर आय? हाँ, पर स्थिर का मतलब गारंटीड नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है एक अनुशासित प्रक्रिया से समय के साथ लगातार मुनाफा कमाने की कोशिश करना। उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। ठीक है, स्रोत में एक बोनस टिप का भी जिक्र है आखिर में, कुछ प्रो टिप जैसा। हाँ, एक प्रो टिप दी गई है, हमेशा अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के मौके ढूंढने की कोशिश करें। सेक्टर लीडर्स जैसे बैंकिंग में HDFC बैंक या ICICI बैंक, IT में इन्फोसिस या TCS, ऑटो में टाटा मोटर्स या मारुति। बिल्कुल। इसका क्या कारण बताया गया है? क्यों लीडर्स? स्रोत का तर्क है कि सेक्टर लीडर्स में अक्सर ज्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब खरीदना बेचना आसान होता है, और उनके चार्ट पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बड़े संस्थागत निवेशकों की रुचि होती है, FIIs, DIIs की। इससे तकनीकी स्तरों का, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, EMA वगैरह का सम्मान होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे स्टॉक में मौके नहीं मिलते, लेकिन लीडर्स में विश्वसनीयता, प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होने के चांस कम होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जो ट्रेंड की दिशा में पुल बैक पर इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन के साथ एंट्री करने पर आधारित है। हाँ, इसके लिए EMA, RSI, वॉल्यूम जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ATR स्टॉप लॉस और टारगेट में मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो बार बार उभर कर आया वो है अनुशासन, जोखिम प्रबंधन, खासकर वो 1.2 रिस्क रिवॉर्ड और 2% रूल और धैर्य पर। एकदम। वो तकनीकी सेटअप जानना एक हिस्सा है, पर उसे लगातार बिना भावनाओं के प्रभाव में आए डिसिप्लिन के साथ लागू कर पाना ही असली खेल है। स्रोत यही संदेश बार बार देता है कि रणनीति महत्वपूर्ण है, पर ट्रेडर का अनुशासन उससे भी ज्यादा। अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत इस रणनीति को 2025 अपडेटेड कहता है, यानी मौजूदा बाजार के लिए रेलेवेंट बता रहा है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। देखिए, बाजार तो लगातार बदलते रहते हैं, उनकी चाल, उनकी गति, वोलेटिलिटी, बाहरी घटनाओं का असर, सब कुछ बदलता है। तो क्या एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ एक तय रणनीति का, मान लीजिए इसी स्विंग ट्रेडिंग रणनीति का, कठोरता से पालन करना काफी है? अच्छा सवाल है। या फिर उसे लगातार अपनी रणनीतियों को बदलते बाजार के हिसाब से जांचते रहना, परखते रहना और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव, अनुकूलन, अडैप्टेशन करते रहना भी उतना ही जरूरी है? क्या कोई भी रणनीति हमेशा के लिए सेट एंड फॉरगेट हो सकती है? ये वास्तव में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या किसी एक सिस्टम पर टिके रहना बेहतर है, उसे मास्टर करना बेहतर है, या लगातार सीखते और बदलते रहना जरूरी है? शायद इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हो सकता है कोर प्रिंसिपल्स वही रहें, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेंड फॉलो करना, लेकिन शायद एंट्री एग्जिट के तरीके, इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स, ये सब समय के साथ एडजस्ट करने पड़े। तो मतलब एक कोर फिलॉसफी हो, Yes. पर टैक्टिक्स फ्लेक्सिबल हो। हाँ, शायद कुछ ऐसा। हर ट्रेडर को अपने अनुभव और बाजार की बदलती हकीकत के बीच अपना संतुलन खुद ढूंढना पड़ता है। विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये जरूर। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है, बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का।
यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp abhi +91 96 41 28 9557. Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो कौन सी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड करने वाले हो, और शेयर करो अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स इन 2025। तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि वो वीडियो मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।